गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका GLCIS में स्वागत है। यहाँ पे ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है और हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ चल रहा है, जिसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पार्ट 2, ठीक है। उसके पहले हम ये देख लेते कि कल हमने क्या पढ़ लिया था। कल हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोर को डिटेल में पढ़ लिया। कोर के दो पार्ट होते हैं, ओशनिक क्रस्ट को डिटेल में पढ़ लिया था हमने, जिसमें ओशनिक क्रस्ट होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ठीक है। कोर के बाद फिर नंबर आएगा मेंटल का, ठीक है। मेंटल का हमने ओवरव्यू ले लिया था, हल्का सा ओवरव्यू ले लिया था मेंटल का। मेंटल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसमें मेनली एक वे है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक तो अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो सॉलिड रहती है आपकी, जो उसके जस्ट नीचे वाली लेयर रहती है वो स्टेनोस्फेयर रहती है, स्टेनोस्फेयर, उसको स्टेनोस्फेयर बोलते हैं। और ये प्लास्टिकली सॉलिड रहती है। प्लास्टिकली सॉलिड मतलब ये फ्लो हो सकती है। ये बस इतना याद रखिएगा कि ये फ्लो हो सकती है। इट कैन फ्लो बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। मतलब ये ऐसे भी फ्लो हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, ठीक है। ये आप फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो नीचे वाली लेयर रहती है उसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं, मेसोस्फीयर, और वो भी एक सॉलिड लेयर होती है, ठीक है। तो हमने मेंटल के बारे में इतनी सारी चीज़ें कल तक पढ़ ली थी। उसके बाद फिर और एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर ये कोर का बेस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है आपका मेंटल के बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं, सॉलिड, स्टेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, ठीक है। अब हम मेंटल के बारे में 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। कल जैसे हम लोगों ने देखा था कि क्रस्ट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और कितना मास ऑक्यूपाई करता है पूरे अर्थ का, उसी तरह हम आज मेंटल का देखेंगे कि मेंटल कितना आपका वॉल्यूम और मास ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो 82.5% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जो है, वो कौन ऑक्यूपाई करता है आपका? मेंटल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और 66% ऑफ अर्थ्स मास, अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे अर्थ है वो प्रीडोमिनेंटली कौन से लेयर का बना हुआ है, तो वो आपका लेयर बना हुआ है मेंटल का, जिसमें 82.5% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम कवर करता है मेंटल, और 66% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम कवर करता है, ठीक है। हमने कल क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, जिसमें हमने सियाल, सीमा भी पढ़ा था, ठीक है। सीमा ये आपका ओशनिक क्रस्ट का रहता है और सियाल आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का रहता है। सियाल को हम और क्या बोलते हैं? फेल्सिक बोलते हैं, और सीमा को हम क्या बोलते हैं? मैफिक। इतना आपने पढ़ा था, ठीक है। तो जब हमने क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा है तो हम मेंटल का भी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल का कॉम्पोजिशन जो होता है, जिस चीज़ का वो बना रहता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल का मतलब क्या कि जो मेंटल का जो मटेरियल है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो 2 मटेरियल करते हैं, पायरोक्सिन और ओलिविन। आप सिंपल सा याद रखिए कि पायरोक्सिन और ओलिविन क्या है यहाँ पर? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल ऑफ मेंटल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब मैं ये बता देता हूँ, जैसे रॉक होता है, ग्रेनिटिक रॉक होता है। कल हमने पढ़ा था कि ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो मेनली बेसाल्टिक रॉक का बना रहता है। ओशनिक क्रस्ट जो रहता है आपका, वो मेनली कौन से रॉक का बना रहता है? बेसाल्टिक रॉक का बना रहता है, बेसाल्टिक रॉक, ठीक है। उसी तरह आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? तो ये आपका ग्रेनिटिक रॉक का बना रहता है। तो ये भी एक टाइप का रॉक ही है, रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल है ये, ठीक है। तो ये होते क्या है? ओलिविन और पायरोक्सिन होते क्या है? तो दे आर द ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। पायरोक्सिन एंड ओलिविन आर ऑक्साइड्स and silicates of
मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि रिप्रेजेंटेटिव मेंटल काहे का बना हुआ है, तो मेंटल इज मेड अप ऑफ पायरोक्सिन एंड ओलिविन विच आर द रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल ऑफ द मेंटल। व्हाट आर पायरोक्सिन एंड ओलिविन? तो दे आर ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ऑक्साइड्स का मतलब सिंपल होता है, जैसे Fe2O3 जिसमें ऑक्सीजन लग जा रहा है। सिलिकेट्स में भी सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो पायरोक्सिन एंड ओलिविन आर ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो ये हमने मेंटल का फीचर्स पढ़ लिए। मेंटल में एक और चीज़ होती है, जैसे अगर ये आपका मेंटल वाला है, इसमें सॉलिड पोर्शन हो गया, उसके बाद फिर एस्थेनोस्फीयर हो गया और ये मीजोस्फीयर हो गया। ये मीजोस्फीयर हो गया, एस्थेनोस्फीयर हो गया और ये सॉलिड वाला पोर्शन जो अपर मोस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और मटेरियल का डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ये जैसे अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो अर्थ के जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल भी इंक्रीज होगा। तो सेम उसी तरह मेंटल के केस में भी होता है कि जब हम अपर मेंटल से लेके लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज होता है और जो नीचे वाले जो मटेरियल है वो डेंसली पैक्ड रहते हैं। नीचे वाले मटेरियल डेंसली पैक्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नीचे वाले मटेरियल की क्या ज़्यादा होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा मेंटल कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे कोर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? ये आपका अर्थ था, ये क्रस्ट था, मेंटल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोर। ठीक है, तो जैसे हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े हैं क्रस्ट के, फिर मेंटल के, उसी तरह कोर के भी दो पार्ट होते हैं। अगर ये आपका कोर है, ठीक है, ये क्या है? कोर। तो इसमें जो ऊपरी वाला भाग रहता है इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। क्या बोलते हैं? आउटर कोर। और जो नीचे वाला रहता है इसको हम बोलते हैं, जो अंदर वाला रहता है उसको हम बोलते हैं इनर कोर। अब ये ध्यान से देखिएगा, आउटर कोर जो रहता है वो आपका मोल्टन मटेरियल होता है। आउटर कोर क्या होता है? मोल्टन मटेरियल। ठीक है, और जो इनर कोर रहता है वो आपका क्या रहता है? सॉलिड मटेरियल रहता है, सॉलिड स्टेट वाला मटेरियल रहता है। ठीक है, फिर आप पूछोगे कि सर आपने बताया था कि यहाँ पर जो आपका मेंटल है, उसके बाद फिर ये आपका जो कोर है, तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप वाटर, ये वाटर है आपका, ये वाटर है, अगर आप इसको हीट देंगे, ठीक है, बहुत सारा टेम्परेचर देंगे, तो ये अगर आइस ले लो, इसको आइस ले लो, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर आइस है आपका, तो सबसे पहले ये अगर इसको आप टेम्परेचर दोगे नीचे से, तो ये सॉलिड में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। ये सॉलिड है तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, और उसके बाद और टेम्परेचर दोगे तो ये गैसियस में बनेगा। तो आपका एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ये वाला मटेरियल जो है ये आपका सॉलिड कैसे होगा? मैंने ये बताया ना कि इनर कोर क्या है? सॉलिड मटेरियल है, और आउटर कोर क्या है? मोल्टन मटेरियल है। तो ये तो सिंपल है कि अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो मटेरियल तो मेल्ट होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था। आउटर कोर का कोई मतलब इतना ज़्यादा लोचा नहीं है कि मोल्टन मटेरियल है, लेकिन इनर कोर का सॉलिड मटेरियल क्यों है? तो इनर कोर का सॉलिड मटेरियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इनर कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन रिलेशन विद टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इन रिलेशन या विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर का मतलब क्या हुआ? कंप्रेस करना। तो अगर कोई मटेरियल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो डेंसली पैक्ड होंगे, क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन रिलेशन टू टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर हम टेम्परेचर के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये डेंसली पैक्ड होंगे। और अगर कोई मटेरियल, किसी मटेरियल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर डेंसली पैक्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड मटेरियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड मटेरियल। उसी तरह लिक्विड मटेरियल में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर रहेंगे, और गैसियस में और भी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इनर कोर
आपका सॉलिड मटेरियल क्यों होता है, इनर कोर सॉलिड मटेरियल इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लेकिन अगर आप आउटर कोर को देखेंगे तो वो एक मोल्टन मटेरियल है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि कोर फिर से बना रहा हूँ, ये आपका कोर है, ये आपका आउटर कोर है और ये इनर कोर है। ठीक है, तो आउटर कोर की जो रेडियस होती है, आउटर कोर की जो इनर कोर की जो रेडियस होती है वो 1270 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, ये अगर आर ले लिया जाए, ये आपका इनर कोर है, इनर कोर। ठीक है, अगर ये आर है तो ये 1270 किलोमीटर है। इतना अर्थ का रेडियस कितना होता है, कल भी मैंने बताया था, अर्थ का रेडियस अगर पूरा लिया जाए, अर्थ का रेडियस अगर ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है, तो ये लगभग 6300 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इनर कोर जो है उसकी जो रेडियस है, इनर कोर की रेडियस कितनी है 1270 किलोमीटर और ये आपका सॉलिड होता है। इतना समझ में आया। और आउटर कोर की थिकनेस, आउटर कोर की थिकनेस मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है, तो वो होता है आपका 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर। कितना होता है 2200 किलोमीटर। तो इतना समझ में आया कि इनर कोर की रेडियस क्या है 1270 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर। और जो आपकी आउटर कोर है उसकी थिकनेस क्या है 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर है। और ये आपका मोल्टन स्टेट में होता है, ये आपका मोल्टन स्टेट में होता है। और एक और मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ ये मोल्टन स्टेट की। ये जो मोल्टन स्टेट है यही आपका जो अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, अर्थ का मैग्नेटिज्म जो होता है वो इसी रीजन के कारण होता है, इसी के कारण होता है। ये मूव करता है, ये इधर इधर ऐसे मूव करता है और उसके कारण आपका अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि अगर कोई पूछे आपसे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म किस वजह से, तो इट इज़ ड्यू टू द मोल्टन स्टेट, मोल्टन मटेरियल ऑफ द आउटर कोर, मोल्टन मटेरियल ऑफ द आउटर कोर। ठीक है, तो जैसे हमने कोर का कॉम्पोजिशन क्रस्ट का कॉम्पोजिशन देख लिया, उसके बाद फिर आपका मेंटल का कॉम्पोजिशन देख लिया, उसी तरह हम कोर का कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो कोर वाला जो लेयर होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो नाइफ होता है, NIFE। ठीक है, ये नेमोनिक्स है NIFE। ये कोई जैसे हमने सियाल पढ़ा था, तो सियाल में क्या था आपका सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम था। उसी तरह आपने सीमा पढ़ा था जिसमें क्या था सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम था। उसी तरह नाइफ लेयर है, तो हम कोर को क्या बोलते हैं नाइफ लेयर। ठीक है, नाइफ में क्या क्या आ जाता है, नाइफ में क्या आ जाता है निकल, NiCkel, निकल प्लस आयरन। ठीक है, आयरन, निकल और आयरन, इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कौन सा मटेरियल रहते हैं निकल और आयरन। जो आयरन रहता है वो आपका 89% रहता है और ये आपका 6% के लगभग रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोर किस मटेरियल का बना हुआ है तो नाइफ लेयर बोलते हैं उसको, और वो किस मटेरियल का होता है निकल प्लस आयरन। आयरन कितना है 89% और निकल कितना है आपका 6%, और उसके अलावा जो भी परसेंट बचता है वो छोटे छोटे मटेरियल जो भी रहते हैं मतलब कि जो कम मात्रा में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाइफ लेयर हो गया। उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर देख लीजिए। कोर का जो टेम्परेचर रहता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6650 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 3000 से लेके 3000 टू 6650 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है। टेम्परेचर बताने का सिंपल से ये मीनिंग है, यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आप देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ के अंदर, तो वो मोल्टन स्टेट तो होगा ही होगा, लेकिन प्रेशर जो रहता है, प्रेशर जो इनर कोर में रहता है वो और ज़्यादा रहता है, वो रिलेटिवली टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको हम वो सॉलिड रहता है। ठीक है, और मैंने एक और चीज़ बता दी आपको कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ट्रेस्ड टू द कन्वेक्शनल करंट ऑफ हॉट मटेरियल इन इट्स आउटर कोर। ये जो आउटर कोर रहता है वही आपका मोल्टन स्टेट है, तो इसमें कन्वेक्शनल करंट होंगे, क्योंकि अगर कोई अगर मोल्टन स्टेट में तो जब वो बहेगा तो वो कोई करंट, कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करेगा, और यही आपका कॉज है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मतलब कि मैग्नेटिज्म का जो कॉज है वो मोल्टन मटेरियल ऑफ द आउटर कोर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, अर्थ का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब
इसके बारे में जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, GLCIS के ऐप पे जो नोट्स अपलोड हैं उसमें मिल जाएंगे। अब एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। तो मान लो, और ये आपका मेंटल और ये आपका कोर, ठीक है, मेंटल और ये कोर, ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर भी पार्ट होता है, मेंटल के अंदर भी पार्ट होते हैं, कोर के अंदर भी पार्ट होते हैं। अब अगर मान लो कि कोई वेव्स मतलब एनर्जी वेव्स, अभी हम जाके आगे पढ़ेंगे, इस वेव्स को हम क्या बोलेंगे, सीज्मिक वेव्स। एक टाइप का एनर्जी वेव्स ही है ये सीज्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक लेके आता है, ठीक है। तो मान लो कि ये कोर में यहाँ कहीं से है ना, क्या बोलते हैं, ये आया, ये आपका सीज्मिक वेव्स। तो जब ये आएगा, तो जब ये लेयर पार करेगा, कोर से जब पार करेगा, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा या रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देख रहे हो, ये अपनी डायरेक्शन कहाँ चेंज कर रहा है, तो ये बॉर्डर पे चेंज कर रहा है, कोर मेंटल के बॉर्डर पे चेंज कर रहा है और मेंटल क्रस्ट के बॉर्डर पे चेंज कर रहा है। सीज्मिक वेव्स, कोई सी भी वेव्स अगर जनरेट हो रही है अर्थ के अंदर, तो जब वो अगर ट्रेवल करेगी पूरे अर्थ के अंदर, तो वो कहाँ पर, उसका डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी कहाँ चेंज होगी, ये इस बॉर्डर पे चेंज होगी। इस बॉर्डर को हम इसलिए बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सीज्मिक वेव्स हैं, जो वेव्स हैं वो अपनी वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन चेंज कर लेती है, वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है, वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब देखिए, इसमें अगर हम देखा जाए कौन कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, तो ये पहली टाइप होती है मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये कौन से बॉर्डर पे मिलेगी अपन को, तो ये देख लेते हैं अपन, ये बॉर्डर पे ही मिलेगी। तो ये आपका जो बॉर्डर होता है, ये कोर एंड अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कोर और अपर मेंटल तो आपका सॉलिड वाला पोर्शन हो गया, राइट, याद है आपको। ये अगर आपका कोर और क्रस्ट, बार बार ये गलत हो रहा है, ये इसको हम क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो क्रस्ट है और ये मेंटल जहां चालू हो रहा है, इस वाले डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दूसरा डिसकंटिन्यूटी कौन सा है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगा, तो अगर ये आपका अर्थ है, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है, ठीक है। ये वाला लेयर कौन सा है, मेंटल लेयर है। तो मेंटल और ये वाला जो चालू हो रहा है, जहाँ से कोर चालू हो रहा है, ये वाला जो लेयर है, मेंटल और कोर जहाँ से चालू हो रहा है, मतलब आउटर कोर जहाँ से चालू हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, GD, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर हो गई, कि अगर आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब चालू होती है, जो सी बॉर्डर होती है, वो डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। और अगर मेंटल और कोर के जो बॉर्डर पे जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक और टाइप की होती है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये सब साइंटिस्ट के नाम पे, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, तो गुटेनबर्ग किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। उसी तरह तीसरा है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, तो ये अगर आपका आउटर कोर है, कोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, काई की बात कर रहा हूँ, कोर की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आपका आउटर कोर है, और ये आपका इनर कोर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनती है,
इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लहमान डिसकंटिन्यूटी। तो हमने 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली। डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, तो डिसकंटिन्यूटी वो बॉर्डर एरिया है जहां से आपकी जो सीज्मिक वेव्स है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ से कोई एनर्जी वेव्स निकल रही है तो यहाँ पे जब ये बॉर्डर पे जाएगा तो या तो ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। पहले मान लो कि बहुत तेजी से चल रहा था तो अब धीरे धीरे चलने लग जाएगा, या पहले धीरे से चल रहा था तो वो तेजी से चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। और 3 प्रकार की हमने तीन डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली है। कौन कौन सी, मोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, लिथोस्फीयर। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था लिथोस्फीयर के बारे में, आज फिर बता देता हूँ। लिथोस्फीयर हम किसको बोलते हैं, इसका बहुत अच्छा यूज़ आएगा प्लेट टेक्टोनिक्स में। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम इसका यूज़ आएगा, टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो जो आपका ये क्रस्ट है, ये क्या है आपका क्रस्ट बोल लीजिए। और जो फर्स्ट लेयर ऑफ मेंटल है, जो सॉलिड लेयर होता है फर्स्ट, इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर होता है। एस्थेनोस्फेयर को नहीं देखेंगे हम, किस किस को देखेंगे, क्रस्ट और अपर सॉलिड पोर्शन ऑफ मेंटल। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, इतना समझ में आया। लिथोस्फेयर कौन सी लेयर होती है, तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पोर्शन जो कि सॉलिड होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये पहला लेयर हो गया जो सॉलिड होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर रहता है वो एस्थेनोस्फेयर होता है। क्या रहता है वो, एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो प्लास्टिकली सॉलिड होता है। इसका मतलब कि वो लिक्विड नहीं है। तो उसके ऊपर अगर आप किसी लिक्विड के ऊपर सॉलिड डालते हो आप, तो वो हल्का हल्का मूव करेगा। सेम उसी तरह एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फीयर प्लेट मूव करती है। ठीक है, कहाँ तक बताया मैंने, एस्थेनोस्फेयर लेयर के ऊपर ये जो 2 सॉलिड लेयर है ये मूव करती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिथोस्फीयर जो प्लेट है ये कंटिन्यूअस प्लेट नहीं है, इसके अंदर दरारें होती है। ठीक है, अगर आप ऑरेंज वाला एग्जांपल लोगे तो ऑरेंज के ऊपर आप दरारें बना दीजिए। ठीक है, ऑरेंज के छिलके के ऊपर दरारें बना दीजिए, क्योंकि जब तक आप दरारें नहीं बनाएंगे उसमें से, तो नीचे वाला अंदर वाला जो रस है ऑरेंज का वो ऊपर नहीं आ पाएगा। सेम उसी तरह एस्थेनोस्फेयर प्लास्टिकली सॉलिड होता है, ये फ्लो कर सकता है, मैंने बताया था फ्लो कर सकता है। कैसे फ्लो कर सकता है, हॉरिजॉन्टली भी फ्लो कर सकता है और वर्टिकली भी फ्लो कर सकता है। तो जब ये फ्लो करेगा तो ये कैसे करेगा, अगर ये पूरा सॉलिड लेयर होता तो इसके अंदर से तो जा नहीं पाएगा ऊपर। यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, हम लोग रह रहे हैं, यहाँ हाउस है। ठीक है, तो ऐसे तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रैक होना मांगता है, तभी इसके अंदर से ये जो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल है ये निकल पाएगा। ठीक है, इन्हीं क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स। FAULTS, फॉल्ट्स मतलब दरारें। ठीक है, फॉल्ट्स या क्रैक्स बोल सकते हैं। तो लिथोस्फीयर इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर, इट हैज सम फॉल्ट्स। ठीक है, फॉल्ट्स होते हैं जिसके थ्रू एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल जो होता है वो ऊपर आता है, और ये एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल जब ऊपर आता है तो इसी को हम बोलते हैं मैग्मा या लावा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट क्रस्ट प्लस सॉलिड पोर्शन ऑफ द मेंटल। ठीक है, और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में आपके क्रैक्स रहते हैं जिनको हम फॉल्ट्स बोलते हैं, और उसी के थ्रू आपका मोल्टन मटेरियल जो रहता है, जो एस्थेनोस्फेयर का प्लास्टिकली सॉलिड मटेरियल है, वो ऊपर ट्रेवल करता है और उसी से वोल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा और लावा निकलता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एस्थेनोस्फेयर याद रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाउंड्री इंटरेक्शन, जो कि हम कल वाली क्लास से चालू करेंगे। बाउंड्री इंटरेक्शन, ठीक है, ये क्या होता है ये कल वाली क्लास से चालू करेंगे। उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारा GLC IAS का एक ऐप है जिसके ऊपर आपको फ्री टेस्ट्स मिल जाएंगे और डेली क्विजेस मिल जाएंगे। ठीक है, डेली क्विजेस मिल जाएंगे। MPPSC के हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। टेस्ट आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और यूट्यूब चैनल भी है
GLCIS के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। कल अपन बाउंड्री इंटरेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।